नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, असम के दरांग जिले में जिस तरह की बर्बरता हुई है, उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि उस कांड के जो दृश्य, वीडियो और तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हुई हैं, उसने पूरी दुनिया में इस घटना को चर्चा का विषय बना दिया है। सोशल मीडिया पर तो अच्छा खासा बवाल मचा हुआ है। लगातार टिप्पणियां हो रही हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं आक्रामकता के साथ। पुलिस ने ये जो दरिंदगी दिखाई है, उसकी वो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम इस तरह के दृश्य और इस तरह की घटनाएं लगातार देखते रहे हैं। मगर एक फोटोग्राफर का लगभग एक मर चुके व्यक्ति के ऊपर कूदना और उस पर प्रहार करना, ये बताता है कि समाज में हिंसा और नफरत का स्तर कहां तक पहुंच गया है। लेकिन ये असम में जो बर्बरता हमने देखी है, ये अचानक से नहीं आई है, आसमान से नहीं टपकी है। इसे वहां बरसों से रोपा जा रहा है और मौजूदा सरकार ने उसे जमकर खाद पानी भी दी है। खासतौर पर मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा लगातार एक ऐसे मिशन पर है जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़े और वे उसको अपनी राजनीति में भुना सके। कहने को तो ये हिंसा अतिक्रमण अभियान से शुरू हुई, उसके दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी हुई जिसकी वजह से हुई, मगर सच्चाई कुछ और है। सबको पता है कि मुख्यमंत्री के भाई सुशांतो बिश्व शर्मा वहां पर बतौर एसपी तैनात हैं और इस कांड में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के पीछे के मकसद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसे भी असमिया समाज में विभाजन पैदा करने के एक हथियार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 800 परिवारों को उजाड़ने के पहले सरकार ने ना तो उनके कोई पुनर्वास का इंतजाम किया, और सबसे बड़ी बात यह कि ये पूरे अधिकांश परिवार, बल्कि सभी परिवार मुस्लिम समुदाय से हैं जो वहां 50 साल से रह रहे हैं। ध्यान रखिए, उन्हें एक तरह से संदिग्ध बनाकर कि ये घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, उन्हें दरबदर कर दिया गया है। लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री हिमंत दिल्ली और नागपुर में बैठे अपने नेताओं को खुश करना चाहते हैं, उनके राजनीतिक मंसूबों में योगदान देकर अपनी सत्ता पर पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ एहतियाती कदम नहीं उठाया, उनको घर बार करने के पहले कोई भी इंतजाम नहीं किया, और अभी भी वो यही दम भर रहे हैं कि ये अतिक्रमण हटाओ अभियान तथाकथित जारी रखा जाएगा। तो ये है तस्वीर पूरे इस कांड की। और आपको हम बता दें कि इसके विरोध में असम में बंद भी बुलाया गया है और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन मूल प्रश्न यही है कि ये ऐसी घटना क्यों घटी, इस तरह की हिंसा बर्बरता हमें क्यों देखने को मिल रही है असम में। तो आइए, सबसे पहले मैं अपने सारे मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं ताकि बातचीत को शुरू किया जा सके। हमारे साथ सीधे गुवाहाटी से जुड़े हैं जोनिल आबिदीन, जो कि पिछले 2 दिनों से उसी इलाके में थे, उसको रिपोर्ट कर रहे थे, इकट्ठे कर रहे थे, जानकारी इकट्ठे कर रहे थे। हमारे साथ जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ 2 बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जो असम को बहुत करीब से जानते हैं, असम में काम कर चुके हैं, ओंकारेश्वर पांडे और प्रभाकर मणि तिवारी, ये भी जुड़ चुके हैं। तो मैं आप सबका कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सबसे पहले ओबेदीन, मैं आपके पास आ रहा हूं। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने जो कुछ वहां से जानकारी बटोरी है, उसके हिसाब से क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, इतनी हिंसा, इतना वायलेंस क्यों हुआ? हाँ, ठीक है। देखिए, जब हमारा इलाका में 1 नंबर धौलपुर में नोटिस जारी किया था 20 तारीख में, और नोटिस जारी करने के बाद प्रशासन ने ऐसे बात बताया, क्या एसपी और डीसी ने ऐसे बात बताया कि तुम लोग यहाँ से घर उतर के ले जाओ, हम लोग तुम्हारे लिए तुम्हारे जितना भी लोग यहाँ से भाग जाएगा तो वो उस जगह पैदा कर देगा उधर। तो ठीक है, हमारा जितना भी लोग है वो लोग यहाँ से भाग गया था। भाग जाने के बाद जब 21 तारीख में 22 तारीख में जो नोटिस जारी किया था, रात 12 बजे के नोटिस जारी किया था, और रात में माइकिंग कर दिया उधर। माइकिंग करने बोला क्या, यहाँ से कल सुबह में 6 बजे तक यहाँ से भाग जाना पड़ेगा, जरूरी। तो वो बताने के बाद सुबह में जितना भी लोग है वो इलाका का, तो
20-50 हजार लोग ने सब घर से निकल के वो 3 नंबर धौलपुर गांव में एकजुट हुआ और बोला प्रशासन के बोला ये सर जी हमारा के 1 दिन बाद 2 दिन समय दे दो, हम लोग जितना भी हमारा घर है यहाँ से ले जाऊंगा। हमने तो कोई टाइम नहीं दिया, इसलिए पूरा गणतांत्रिक आंदोलन किया था। भर दिन आंदोलन करने के बाद वो प्रशासन लोगों को साथ डिस्कस हुआ। प्रशासन लोगों ने बोला आज नहीं उच्छेद किया जाता हो तो कल हो जाएगा, तुम लोगों को साथ तुम लोगों को जो जी क्या बात जाना है तुम लोग है हेलो जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं, आप बोलते रहिए। है तुम लोगों को जो बात है वो सब बात हम मान लिया। कल तुम्हारे कोई साथ यहाँ से 10-15 लोग यहाँ से हमारा डीसी ऑफिस में जाने के बाद डिस्कस होने के बाद तुम्हारे उससे एप्लीकेशन कर दिया यहाँ से। देखिए जब 50% लोग वहाँ से वो आंदोलन से वो 50% लोग घर में रिटर्न गया था। रिटर्न होने के बाद 2-3 गाड़ी तो 500 बा 1000 प्रशासन वहाँ पे आने के बाद ऐसा लाठी चार्ज किया था। लाठी चार्ज करने के बाद जितना भी लोग था उधर 50% लोग तो है उधर ही है, वो घर का अंदर है, वो 50% लोग वहाँ से भागने के लिए वो प्रशासन के साथ संघर्ष हुआ और संघर्ष होने के बाद ऐसा गोली मार दिया। पहले 100 को अधिक गोली मार दिया। पहले वो गोली मारने के बाद जो कुंदुआ गैस बोलते हैं वो कुंदुआ गैस भेज दिया, मार दिया। देखिए वो स्पॉट में है, जो मीटिंग था वो मीटिंग में स्पॉट में था। मेरा सामान में जो मोइनुल हक बोलते हैं जो डेड होगा, जो पुलिस को धावा किया था वहां से। देखिए वो मोइनुल को ऐसा मार दिया। देखिए वीडियो तो मैं भेज दिया, हमारा सीजीपी ग्रुप में वीडियो भेज दिया। तो यह काम पहले हमारा जो एसपी है सुशांत विश्व शर्मा, हमारा सीएम का स्मॉल ब्रदर, उन्होंने ऐसे बात किया था। हमारा जितना भी लोगों ऐसे बात किया था, तुम लोग यहाँ से नहीं निकले जाएगा तो यहाँ से नहीं भाग जाएगा तो ये पृथ्वी तो उल्टे हो जाएगा, लेकिन हमारा जो काम था वो काम करने यहाँ से भाग जाएगा हम लोग। देखिए इसलिए कल से मैं वो रात में उधर हमारा गांव का पास का जो गांव है वो गांव का ये घटना, लोगों का जो खाने पीने का पहले बार जो 20 तारीख में जो उच्छेद किया, वो लोगों का सोने का कोई जगह नहीं है, खाने का कोई खाद्य सामग्री भी नहीं है। इसलिए हम लोग उधर जाने के बाद वो डिस्कस हुआ, वो लोगों को साथ जितना भी उच्छेद किया था वो लोगों को साथ डिस्कस हुआ। देखिए इतना भी कोई फैसिलिटी नहीं है उधर। देखिए मेडिकल हेल्थ विभाग का कोई फैसिलिटी नहीं है, पानी का कोई फैसिलिटी नहीं है, खाद्य सामग्री का कोई फैसिलिटी नहीं है, उधर सोने का कोई जगह भी नहीं है। तो कैसे चलेगा वो चलेगा। देखिए हमारा जो हमारा दोरंग का जो एसपी है, दोरंग डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी है, एसपी ने यही से बात किया था। हम लोग तो उधर भी दावी किया था जो हम लोगों को कोई जगह दे दिए, वो जगह में हम लोग सब जाऊंगा। जो उससे के कोई विरुद्धता हम लोग नहीं है। बार बार तो एक ही बात बोला क्या जो एफेक्शन के लिए ये तो जो लैंड है वो तो सरकार का लैंड है, हमारा एफेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी हमारा जितने भी 50,000 लोगों यहाँ पे वोटर है वो लोगों तो इंडियन सिटीजन है। तो इंडियन सिटीजन वो सब ने बोला क्या इंडियन सिटीजन नहीं है। हम लोग बार बार बोला जी इंडियन सिटीजन तो नहीं है हम लोग। तो देखिए बांग्लादेश तो बोलती है तो बांग्लादेश में भेज दिए, लेकिन हमारा इतना भी आइडेंटिटी प्रूफ है, एनआरसी में नाम इंक्लूड है और हमारा वोटर आईडी है, जितना भी डॉक्यूमेंट है आसाम में जितना भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हमारा पास है, हमारा पूर्व पुरुष जितना भी है वो डॉक्यूमेंट है। लेकिन बांग्लादेशी बोलती है हम, हमारा जो माइनॉरिटी कास्ट को बांग्लादेशी बोलती है। देखिए हम लोग एसपी को डीसी को
सर्कल ऑफिसर को यह बात बोला कि हमारा जितना भी लोग है वो थोड़ा जी मिट्टी दे जी दे, आप लोग देखे अभी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं कुछ चीजें जो आपने कही है मैं तेरा अपने दर्शकों को बता दूं कि ओबेदिन ने जो हमें डिस्क्रिप्शन दिया उसके मुताबिक जो वहां पर लोग रह रहे थे वो तैयार थे, वो वहां से जाने के लिए तैयार थे, वो वहां लड़ नहीं रहे थे। है जी। उन्होंने कहा था कि हमारा पुनर्वास कर दिया जाए, हमें कहीं और बसा दिया जाए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसके बारे में चर्चा भी हो रही थी, लेकिन वहां पर ये सरकार और प्रशासन ने जिद पकड़ ली थी और पहले लाठीचार्ज किया था और उसके बाद ये हिंसा का वातावरण बना जिसमें ये जो मोइनुल हक हैं उनकी मैं कहूंगा हत्या हुई है। उनको मौत नहीं हुई, उनकी हत्या हुई है, क्योंकि ऐसे मौकों पर धड़ के नीचे गोली मारी जाती है। अगर कुछ ऐसी बात होती भी है तो उन्हें सीधे सीने पर गोली मारी गई और उनके पास कोई हथियार नहीं था, वो केवल एक लाठी रखे हुए थे और यहाँ ढेरों पुलिस वाले थे। तो ये एक पूरा जो वातावरण है, जो माहौल था और जिस तरह से ये किया गया, इसमें एक पूर्वाग्रह साफ दिखता है। वो उन्हें बांग्लादेशी बता रहे थे, जबकि ये जो लोग थे इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स थे कि ये भारतीय नागरिक हैं। तो ये बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। ये ध्यान रखें, जो सोशल मीडिया पर जहर उगला जा रहा है ये भारतीय नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये मुसलमान हैं और मुसलमानों को आराम से बांग्लादेशी बता के उनके खिलाफ इस तरह के अभियान चलाए जाते रहे हैं। तो तीस्ता जी, ये भयानक घटना है मैं समझता हूं, और ये घटना कोई नई नहीं है, ये एक लंबी सिलसिले की एक कड़ी है और आने वाले दिनों में शायद हमें और भी भयानक चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा अभी भी कह रहे हैं कि ये अतिक्रमण अभियान ऐसे ही चलेगा। मुकेश जी, मुझे 2-3 चीजें बतानी है। जॉइनल अबिदीन सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस के डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर मोटिवेटर हैं, वो वहीं पे रहते हैं। उन्होंने चश्मदीद गवाही आपके सामने रखी, मगर पीछे इसकी सरकार की नीति क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2017 में पूर्व भाजपा गवर्नमेंट, इसके पहले वाली सरकार जो थी, उन्होंने एक ब्रह्मा कमेटी रिपोर्ट स्थापित किया था और उसके बाद 2019 के दिसंबर में उन्होंने विपक्ष के बहुत ऑब्जेक्शन के बावजूद एक जमीन की पॉलिसी, जमीन की नीति, लैंड पॉलिसी पास की थी। ये 2 डॉक्यूमेंट पे मीडिया को नजर डालना बहुत जरूरी है। पहले में इंडिजिनस कौन, मतलब इंडिजिनस का मतलब वो मूल निवासी वो जमीन के कौन है, वो सरजमीन के कौन है, उसके ऊपर विश्लेषण करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इंडिजिनस का डेफिनेशन वही डॉक्यूमेंट में नहीं दिया है। कहने का मतलब है कि जो 70 लाख हमारा एस्टिमेट है, हमने सबरंग इंडिया ने दिसंबर में एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी 2019 में कि 70 लाख कम से कम 100 साल से वहां पे वो ये 4 की जमीन है। ये रिवराइन रीजन से, बाहर के लोगों को समझ में नहीं आता कि नदियों किनारे ये रीजन चर बोलते हैं, जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, क्योंकि गांव भी शिफ्ट होते हैं फ्लड्स के साथ। तो 70 लाख वहां पे मुस्लिम, बंगाली, हिंदू 50, 70, 100 साल से बसे हुए हैं, वहां पे खेती बाड़ी करते हैं, और 60 लाख बंगाली हिंदू भी रहते हैं। ठीक है, तो ये जो आप शुरुआत की बात कर रहे हैं, ये दोनों कम्युनिटी के ऊपर एक निशाना लिया जा रहा है, हालांकि पहला निशान मुसलमान है। साथ साथ मैं कहना चाहूंगी, जो आपने फायरिंग की बार बार आपने विश्लेषण किया, और जोइनल ने तो आंखों से देखा, वो सोए नहीं है जोइनल जी 2 दिन से। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इसकी हम जिक्र करते हैं, चाहे वो सीआरपीसी से आप लीजिए, 129 सेक्शन सीआरपीसी, 130 सेक्शन सीआरपीसी, मॉडल कोड, आसाम मैनुअल, आसाम पुलिस मैनुअल, कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो अपने गृह मंत्रालय का है, केंद्रीय गृह मंत्रालय का, संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स ऑन आप कब फोर्स यूज करना, कब फोर्स नहीं यूज, ये तो भाई एक शांतिपूर्वक एक डेमोन्स्ट्रेशन था। अगर वहां के लोग कुछ एजिटेट हो गए, जब 12 बजे रात को आप किसी को घर से बिना कोई कोई डिस्कशन, जब आपने खुद कहा कि वो बेचारे तैयार थे कि 7 बीघा जमीन हमें कहीं और देने वाले हैं तो हम मूव कर डालेंगे। अब इस तरह जो एक दबंगई के साथ पुलिस का जो वातावरण है, और वो जो फोटोग्राफर का तो शर्मिंदगी का हद है जिस तरह उसने बिहेव किया, तो इसमें 3-4 चीज शामिल है। एक तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का पूरा उल्लंघन, साथ साथ
politicization of the police force, क्योंकि भाई जो है वो मुख्यमंत्री का एसपी जो है वो मुख्यमंत्री का भाई है, और जड़ जो है ये दो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है आसाम सरकार के जो लाखों लोगों के लिए एक खतरा बन के सामने। जी प्रभाकर जी, आप कैसे लेते? देखिए, हिमंत बिश्व शर्मा ने जब ट्वीट किया तो अपने ट्वीट में यह भी बताया कि 2 मस्जिदें भी हमने नेस्तनाबूद की हैं, ध्वस्त की हैं। ये बताना वो नहीं भूले कि ये टारगेट क्या है, वो किस तरह से एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक मैसेज दे रहे हैं कि हम मुसलमानों को सबक सिखा रहे हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये एक पूरा जो सांप्रदायिक रवैया, इसको कैसे देखा जाए? जी, मुझे तो लगता है कि हिमंत बिश्व शर्मा ने अपना एजेंडा तो बहुत पहले साफ कर दिया था, विधानसभा चुनाव से पहले। इसके पहले आप पिछले 5 साल का कार्यकाल देखें तो वहां वैसी वैमनस्यता, दोनों समुदायों का विभाजन देखने को नहीं मिलेगा, सोनोवाल की सरकार जब तक थी। लेकिन इस चुनाव के पहले आप देखें तो उसका घोषणा पत्र देखें बीजेपी का, उसी में इविक्शन वाला था, जमीन से अतिक्रमण हटाने वाला मुद्दा था, गोरक्षा अधिनियम था, लव जिहाद कानून था, और धीरे धीरे अपने एजेंडे पर अमल भी करते जा रहे हैं। और विधानसभा चुनाव के दौरान ही हिमंत ने कह दिया था कि हमें मियाओं के वोट नहीं चाहिए, और मियाँ आप जानते हैं बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों को असम में कहा जाता है। तो उन्होंने अपना एजेंडा, अपना विजन, और हिमंत बिश्व शर्मा पहले से जानते थे, एक तरह से योगी आदित्यनाथ जैसा मामला था, केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव डाल के कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे ही। और चाणक्य कहा जाता है उनको पूर्वोत्तर का, और उखाड़ पछाड़ और सरकारें पलटने में माहिर माना जाता है उसको। तो 8-10 दिन लग गए फैसला लेने में, सोनोवाल को हटा के हिमंत को बनाने में। तो हिमंत कांग्रेस से आए हैं, लेकिन ऐसा उग्र हिंदुत्व की लाइन पर चल रहे हैं कि आरएसएस के लोग भी शायद शर्मा जाएंगे उनके उग्रवाद से और उनके इस विचारधारा से। तो एक तरफ वो गोरक्षा कानून उन्होंने बना दिया, फिर मुसलमानों की जनसंख्या नीति पर सवाल उठाए कि बच्चे ज्यादा हैं इसीलिए पिछड़ापन नहीं है, उनके इस बयान पर भी काफी विवाद हुआ था, जनसंख्या नीति पर विवाद हुआ। फिर उन्होंने उसी समय कहा था, फिर शपथ लेने के बाद भी कहा 10 मई को कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाएंगे, कम्युनिटी फार्मिंग करेंगे। ये सब तो बहाना है, उनका निशाना है मुसलमान, और वो अपने एजेंडे को छिपाते नहीं है, जो भी कहते हैं खुल के कहते हैं। तो इससे एक असमिया समाज में जो विभाजन है उसकी लकीर धीरे धीरे वो खाई, मैं कहूँगा कि चौड़ी होती जा रही है। हिमंत जब से आए हैं, अभी जुम्मा 4 महीने हुए उनको सत्ता में आए हुए, देखिए कितनी घटनाएं हो गई। इसके अलावा जो पुलिस मुठभेड़ में अपराधी मारे जा रहे हैं, पिछले 5 वर्षों में उतने लोग नहीं मारे गए जितने अब मारे गए हैं, और हिमंत बिश्व शर्मा ने इसे जायज ठहराया है, यह कहते हुए कि अगर जो जैसा करेगा भरेगा, अगर कोई गोली चलाए तो मारने में बुराई नहीं है, कई बार कह चुके हैं। तो हिमंत का एजेंडा साफ है, और कल जो घटना हुई वो उसी एजेंडे की कड़ी है। और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो उनका कार्यकाल पूरा का पूरा बाकी है। ओबिदीन साहब, आप जिन इलाकों में अभी थे, आप खुद वहां रहते हैं, इस कार्रवाई के बाद वहां कैसे हालात हैं, लोग क्या कह रहे हैं, और उनमें क्या कितना गुस्सा है, कितना दुख है, जरा उसको बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, वहाँ पे तो अभी सिचुएशन बहुत खराब है। जितना भी पुलिस वाला लोग है वो तो कल रात में चला गया, लेकिन आज सुबह में और 2000 पुलिस वाला लोग आया उधर। मतलब अब छोटे से गांव के लिए 2000 पुलिस, आप सोचिए। जी देखिए, इस पुलिस, इतना भी पुलिस उधर भेजा जो एक गांव के लिए 2000-3000 पुलिस भेज दिया सरकार ने, और बोला कि अब पुलिस वाला जितना भी लोग है वो बोला तुम लोग यहाँ से भागो, वो गोली मार देगा, तुम लोग यहाँ से जल्दी भागो। तो बार बार ये हमारा लोगों को तो कोई हथियार भी नहीं है, ये तो सरकार का तो जितना भी पुलिस वाला तो सब हथियार है। तो देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो मोइनुल हक वो मोइनुल हक का पहले गोली लगा, वो पैदल में गोली लगा, पैदल से गोली लगा, गोली लगा के बाद वो एक दूसरा घर में गया था, हैं। वो घर से एक अर्धसामरिक बाहिनी ने, जो प्रशासन है, वो तो घर से पकड़ा के ले आने के लिए गया था, वो लाठी लेके वो धावा दिया। इसलिए
देखिए जितना भी लोग वहाँ पे था, तो इतना भी लोग इंजर है, 50+ इंजर होगा। तो पूरा सटीक तथ्य तो हमारा पास नहीं है, तो आज मैं थोड़ा कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद मैं हमारा सीसीपी ग्रुप में डाल दे दूंगा, लेकिन सटीक पूरा सटीक तथ्य हमारा पास आज नहीं है। तो देखिए अभी तो सिचुएशन बहुत इसलिए खराब है। कोई मैं आज 10-12 घर में गया था, वो खाने का कोई खाद्य सामग्री नहीं है, पानी नहीं है, तो कैसे चले? मैं मेरा हाथ मुझे हाथ जोड़ के बोला कोई खाद्य सामग्री भेज दो। आज इतना भी दुख लगा मुझे, मैं वहाँ पे से निकल आएगा, मेरा मारे कोई दिमाग बहुत खराब है, तो हाथ जोड़ के बोला कुछ थोड़ा खाना भेज दो, तुम्हारे सीजीपी से कोई सोसाइटी से थोड़ा खाना भेज दो, हमारा पास कोई रेशन भी नहीं है। तो देखिए ये तो सिचुएशन, मैं जितना भी वीडियो सब हमारा सीजीपी में डाल दिया, और बहुत वीडियो है हमारा पास, डाल दे दूंगा मैं। ठीक है ओंकारेश्वर जी, ये पूरे हालात आपने देख लिए। ओबेदीन साहब ने बताया कि पहले क्या हुआ, अभी क्या हालात हैं, कोई राहत नहीं, कोई मदद भी नहीं पहुंची अभी तक उनके लिए, खाने पीने की भी दिक्कतें हैं, और एक आतंक का वातावरण कि 2000 पुलिस वाले आपने वहां पर और तैनात कर दिए हैं। ये क्या कहता है आखिरकार, अब हेमंत सरकार करना क्या चाहती, क्या दिखाना चाहती? Let me play the devil's role here, devil's advocate. मैं कुछ बातें उठाना चाहता हूं। एक तो मैं सबसे कड़ी निंदा करता हूं कि जिस तरह का व्यवहार वहां पे उस व्यक्ति के साथ जो उस कैमरामैन ने किया है, और उस बर्बरता पूर्वक, और वो भी अगर एक व्यक्ति को गोली लग गई तो पुलिस वाले भी उस पर अत्याचार करते हुए नजर आते हैं। इस बात की जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, ये कम है। और निश्चित रूप से इसके पीछे जो पॉलिटिकल ये होता है, जो पैट्रोनेज होता है, जैसा कि अब तो सर्वविदित है, सबको मालूम है कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एसपी खुद मुख्यमंत्री के भाई हैं, और जाहिर है इसीलिए वो जिस तरीके से और जिस मतलब गुमान के साथ लोगों के साथ बात कर रहे थे, उसमें वो कानून और व्यवस्था की खुद ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब आप कानून से ऊपर उठ के बातें करते हैं और लोगों को एक तरह से धमकाते हैं, तो उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि चूंकि अभी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, और चाहे किसी भी राज्य में इलेक्शन हो, असम में बांग्लादेशियों का मुद्दा और देश में बांग्लादेशियों का मुद्दा और रोहिंग्याज का मुद्दा छाया रहता है। सब जगह वो चल जाता है, कहीं भी चलाना है बांग्लादेशियों का मुद्दा और रोहिंग्या का मुद्दा, वो चल जाएगा। ये सच्चाई है कि ये भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी, तब इसने कहा था कि 4 करोड़ बांग्लादेशी हैं इस देश में। ये बड़े पैमाने पर इस बारे में देश भर में बातें हुई, मीडिया में आया, सब कुछ आया। लेकिन पिछले 7 सालों में अगर कहें तो 7,000 भी 70,000 भी बांग्लादेशी वो आइडेंटिफाई करके बाहर नहीं कर पाए। और उल्टा जो पॉपुलेशन का वहां पे जो वो चल रहा था, सेंसस चल रहा था, जो इसमें रजिस्टर के लिए एनआरसी उसमें भी जो बड़े पैमाने पर पहले नाम आए थे, 20 लाख नाम आए थे, बाद में उसमें भी कैसे छंट गए और कैसे क्या हो गया, वो मर्ज हो गए या उनको वो कर, ये एक लंबा विषय है, ये अलग विषय है। तो चूंकि ये सवाल कहीं ना कहीं देश में उठ रहा है कि भाई आप इतने समय से सत्ता में हैं, देश में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, असम में हैं और कई राज्यों में हैं, अब आप बांग्लादेशियों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इसके पीछे कोई पॉलिटिकल सोच हो कि भाई आने वाले इलेक्शंस में हमें दिखाना है कि देखो अब हम लोगों ने उनको खाली करना, हटाना, भगाना शुरू किया है। एक ये सोच हो सकती है। लेकिन चाहे जिस किसी भी सोच से आप कार्रवाई करते हैं और देश के किसी भी कोने में करते हैं, इसका असर पूरे देश पर पड़ता है। हमारी पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, और जिस तरह से बर्बर और अमानवीय कार्रवाई की गई है, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर झुकाने वाली ये कार्रवाई है। जो वीडियो देख सकते हैं हम, देखा नहीं जा रहा है कि कैसे कोई, चाहे वो सरकारी कैमरामैन हो या प्राइवेट कैमरामैन हो,
एक गिरे हुए व्यक्ति के ऊपर उसके सीने पे जाके कूदता है और उसके ऊपर फिर भूसा बरसाता है, फिर उसका सपोर्ट करता हुआ एक पुलिस वाला उस गिरे हुए इंसान को फिर डंडे से मारता है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। इसके लिए चाहे उनको, मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं उनको तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके ऊपर जो भी सख्त सख्त सजा हो उनको एक्शन लिया जाना चाहिए और जांच कराई जानी चाहिए कि ये मामला क्या है। पर दूसरा सवाल मैं ये खड़ा कर रहा हूं, ये दरंग डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटिकल इशू छोड़ दें तो ये जो गए थे एविक्शन करने, क्या ये वहां पर वाजिब जमीन पे बैठे हुए लोगों को एविक्शन करने गए थे? ऐसा है क्या जैनुल अबदीन? मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि मैं उस जिले में बाहर से गया हूं। नहीं ओंकारेश्वर जी, आपने पूरी चर्चा नहीं सुनी, मैं आपको बता देता हूं। वो जमीन ठीक है अतिक्रमित थी, उसको खाली करने के लिए तो लोग तैयार थे, ये सारी बातें हो चुकी थी। सरकार को उनको पुनर्वास करना था, कहीं दूसरी जगह जाना था और वो जमीन छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार ने और पुलिस वालों ने जाति की उनको ना मौका दिया, ना उनके पुनर्वास का काम किया और तुरंत भगाने पर आमादा हो गए। आधी रात को उन्होंने कार्रवाई की, जिसकी वजह से यह हिंसा का माहौल बना। ठीक है, जो हमारे नॉलेज में चीजें आई हैं, सॉरी एक बात आप, सॉरी तिवारी पांडे, हाँ आप कहिए। नहीं कोई बात नहीं, आप मेरे नॉलेज में जो चीजें आई हैं कि इस मसले पर काफी लंबे समय से चल रहा था मामला और शायद इस बारे में केस मुकदमा भी हुआ पड़ा है और उसके बावजूद वो इलाका खाली नहीं हो रहा था। क्या ऐसा है जैनुल? हाई कोर्ट में मसला गया है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है और हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किसी ने नहीं किया। ठीक है, हाँ, एक कानूनी प्रोसेस तो चल रही है। मैं ये निष्पक्षता से जानना और समझना चाहता हूं कि ये वो जो गांव के इलाके में और अतिक्रमण करने वाले किस गांव से आए हुए लोग हैं? भारतीय होंगे, उनके पास राशन कार्ड और सब कुछ भारतीय ही होंगे, लेकिन एक गांव में दूसरे गांव से जाके अतिक्रमण करने वाले ये लोग कौन हैं? एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं। 1971 का जनगणना का रिपोर्ट, एक मिनट ओंकारेश्वर जी, वो पिछले 50 साल से वहीं रह रहे हैं। मुझे नहीं वो रह रहे हैं, मुझे एक फैक्ट उठाने दीजिए। एक बात नहीं, आप उठाइए, मगर आप बस मेरी बात खत्म कर लेने दीजिए, बस एक लाइन में बात खत्म कर लें। एक लाइन में सवाल प्लीज 1971 का जनगणना रिपोर्ट देखें तो उस इलाके में जो पॉपुलेशन पैटर्न है वो आज के 2011 के पॉपुलेशन पैटर्न से बिल्कुल विपरीत नजर आता है और एकदम उल्टा नजर आता है। इसकी वजह क्या है, मुझे आप लोग समझा दीजिए कि क्या वजह है। उस समय पे वहां पे 60% से 70% तक हिंदू और उसके अनुपात में मुस्लिम्स हैं और आज उल्टा है, 65% मुस्लिम्स हैं और 35% हिंदू हैं। इसकी वजह क्या है, जरा मुझे समझा दीजिए। जी तीस्ता जी, आप कुछ बोल रहे? नहीं, पहले जॉयनल जी को कहने दीजिए, वहीं से हैं, फिर मैं भी जरूर कहूंगा। जॉयनल जी बताइए। देखिए, ये गवर्नमेंट के वेबसाइट पे है। मैं किसी पार्टी किसी और का आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ, मैं NIC के पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वेबसाइट पे ये आंकड़ा मौजूद है। मैं इस आंकड़े के बारे में सवाल जानना चाहता हूँ, मेरी उत्सुकता है कि ये पॉपुलेशन उल्टा कैसे हो गया है। जी ओबेदीन साहब। हाँ ठीक है, देखिए 1971 का जो पॉपुलेशन है 2021 का जो पॉपुलेशन है, तो ज्यादा हमारा जो इलाका है ज्यादा होगा। हम लोग मानते हो क्या ज्यादा कैसे होगा? मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, जितना भी लोग यहाँ पे पहले तो जितना भी लोग था वो लोग तो बरपटा से आया, बरपटा डिस्ट्रिक्ट से आया, गोलपारा डिस्ट्रिक्ट से आया और देखिए नौगांव डिस्ट्रिक्ट से आया। जब यहाँ पे तो बहुत सरकार का जो भूमि है, सरकार का जो लैंड है, तो बहुत खाली जगह है यहाँ पे। इसलिए बरपटा जो गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में और नौगांव डिस्ट्रिक्ट में जो लोगों का भर ब्रह्मपुत्र डूब गया था, टूट गया था, वो लोगों ने हमारा जो छिपाजार इलाका में बहुत खाली जगह था, जो संपर्क रिलेशन का जो संपर्क लोग था इधर, वो लोगों को आसपास में आया। और इसलिए आप सब लोगों को आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि
देखिए 1971 का जो वोटर लिस्ट है वो तो बरपेटा का है, वो तो गोलपारा डिस्ट्रिक्ट का है, वो तो नौगांव डिस्ट्रिक्ट का है। इसलिए छिपाजार में आने के बाद तो जो पॉपुलेशन ज्यादा हो गया तो वोटर वहां से ले आऊंगा इधर, तो रिलेशन के लिए ये बाहर से लोग नहीं आया इधर, वहां पे बरपेटा कम हुए, गोलपारा वो और धुबरी। बाकी 3 जिलों में कम हुआ है, ये कहने को जा रहे हैं जॉइनल अबुद्दीन की वहां पे पॉपुलेशन कम हुआ है, यहाँ पे बढ़ा है। बराबर जॉइनल जी? नहीं है जी, ये है सही जी, नहीं है, हाँ ये हाँ सही नहीं है, है जी। ये सही नहीं खैर, है। इन मगर 3 मुझे कुछ जिलों कहना में है। भी जहां से आप जिन 3 जिलों से पलायन करके आप यहाँ आने की बात कर रहे हैं, एक तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि सिपाझार कोई गुवाहाटी नहीं है, कोई बिजनेस की जगह नहीं है कि जहाँ तिनसुकिया है, जोरहाट है, तेजपुर है, वहां चले आए। ये कोई बिजनेस की जगह नहीं है, वहां वो चले आए। ठीक एक है, बात। ठीक है, ठीक है, दूसरी बात, अगर ये मैसिव पॉपुलेशन शिफ्ट हुआ है उन डिस्ट्रिक्ट से, तो उन डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन में मैसिव कमी भी नजर आनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नजर नहीं आती। आप खुद आंकड़ा देख लीजिए, आंकड़े सबके सामने मौजूद है। मुझे इस बारे में समझना है कि ठीक है कि सबके पास वैलिड पासपोर्ट डॉक्यूमेंट है, राशन कार्ड है और बाकी सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन ये पॉपुलेशन आ रहा है कहां से और जा रहा है कहां, इसके बारे में हमें समझना जरूरी है। जी, हमें समझना चाहिए। देखिए, एक मिनट, नहीं जॉइनल जी अबुद्दीन खत्म बताइए, करने दीजिए, उनको खत्म करने दीजिए, इल्जाम लग रहा है। बोलिए अबुद्दीन। देखिए, अब आपका बात हो तो आपका बात है। देखिए, बरपेटा गोलपारा से जितना भी हमारा तो आज में लाइफ में बोल दिएगा कोई बात नहीं, लेकिन सरकार ने इतना लोगों भेज दिया हमारा वो इलाका में, सरकार से लोग भेज दिया कि ये लोग कहाँ से आया। तो अभी तो देखिए जितना भी डॉक्यूमेंट है हमारा पास, तो डॉक्यूमेंट है ना, तो डॉक्यूमेंट तो बरपेटा का, गोलपारा का और नौगांव डिस्ट्रिक्ट का है। तो एक आप लोग समझते हैं, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, हमारा जो इलाका है एक लोग बरपेटा गोलपारा डिस्ट्रिक्ट का और नौगांव डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं आया। और तो सब लोग जितना भी लोग आए तो मजदूरी लोग है ना, खेती बाती करने के लिए इधर आया, तो बहुत खाली जगह है, खाली जगह के लिए आया इधर। हाँ, ये व्यापारी नहीं है, ये धंधे के लिए जोरहाट और डिब्रूगढ़ नहीं जाएंगे, ये मेहनत कश लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको वहां जमीन मिली तो वहां पहुंच गए। जी, मुझे लगता है, मुझे लगता है देखिए एक बड़ा इशू, एक मिनट तीस्ता जी, एक मिनट, नहीं ये थोड़ा सा घुमाने वाली बात हो गई ना। अगर आसाम के डेमोग्राफी और पॉपुलेशन के बात हमें करनी है तो हमें डेमोग्राफिक एक्सपर्ट जैसे कि प्रोफेसर अब्दुल मनान, SY कुरैशी जिन्होंने इसकी किताब लिखी है, ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए। आज ये बात है क्योंकि ये जो SK सिन्हा की रिपोर्ट तैयार होने के बाद पे जो ये एक हावी हमारे साइकोलॉजिक नेशनल साइकी पे बात हावी है कि कितने लोग बांग्लादेशी ये देश में और असम में घुसे हैं। अभी तक किसी को पता नहीं है कि रैशनल बात क्या है। बांग्लादेश की आज सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमसे काफी अच्छे हैं, मतलब लोग इस तरफ न जाए उस तरफ जाने के हालात हैं, ये भी हम थोड़ा सा समझ लें। तो मेरा ये सुझाव है कि मुद्दा बहुत गंभीर है, मैं नहीं कहती मुद्दा गंभीर नहीं है, मगर आज की बात से हम बात ना हटाएं, क्योंकि जिस तरह जमीन की पॉलिसी और इविक्शन की पॉलिसी लागू की जा रही है कि क्या वो कानूनी और संवैधानिक है, नंबर 1, और किस तरह वहां पे पुलिस का व्यवहार हुआ, क्या ये कानूनी और संवैधानिक है कि नहीं। जहां पे आसाम का पॉपुलेशन और हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन की बात है, आप दूसरा डिस्कशन जरूर रखिए। जी, प्रभाकर जी, यहाँ 2 इशू है। देखिए, एक ओंकारेश्वर जी ने कहा, तो क्या राज्य सरकार ये मान चुकी है कि वहां पर सारे बांग्लादेशी हैं, उन्होंने जांच पड़ताल करके ये कार्रवाई की है कि यहाँ पर सारे बांग्लादेशी इकट्ठे हो गए हैं, इनको अतिक्रमण किया, इन्होंने, इनको भगाओ। अगर ये प्रोसेस फॉलो की है तब बात समझ में आती है, लेकिन ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुई है, एक बात। दूसरी बात हम देख चुके हैं। एक मिनट तीस्ता जी मुझे भी बोलने दीजिए प्लीज। एक बात, तो एक सवाल ये मुद्दा उठता है। दूसरी बात ये है कि पूरे असम में NRC हुआ है, 19 लाख लोग ऐसे पाए गए हैं जो अभी उनका भी कंफर्म नहीं है, उनको भी एक अपील का मौका मिलेगा, वो भी उनकी नागरिकता संदिग्ध है, और उसमें से 13 लाख हिंदू हैं। इस तथ्य को क्यों नकारा जाता है हर जगह पर कि वहां पर जो बताई जाती है बड़ी चढ़ी संख्या, जो एक दुष्प्रचार किया जाता है कि पूरे बांग्लादेशी असम में आके बैठ गए हैं,
असम की संस्कृति को खतरा हो गया है, असम की अस्मिता को खतरा हो गया है। ये पूरा हिंदुत्ववादियों का प्रचार है और ये एक पूरे असमिया मानस में बैठ गया है और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये दुष्प्रचार चल रहा है। तो इसको कैसे आप हैंडल करें? जी, ये नैरेटिव तो चुनाव के पहले से बीजेपी के नेता, वो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह हो, बनाते रहे हैं। असम में ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी, यहाँ भी घुसपैठ का मुद्दा उठाते रहे हैं। और असम में तो ये नैरेटिव बना दिया गया कि जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी हैं, इसीलिए एनआरसी की कवायद की गई। लेकिन वो दांव उल्टा पड़ गया इनका कि उसमें 13 लाख हिंदू निकल आए। उसके बाद बीजेपी ने पाला बदला, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि 20% सीमावर्ती इलाकों में दोबारा सत्यापन हो। फिर कहने लगे कि नहीं एनआरसी, फिर नए सिरे से कवायद शुरू की जाएगी। तो बार बार रंग बदलते रहे क्योंकि दाव उल्टा पड़ गया है। बीजेपी को लगता था कि 20 लाख मुस्लिम होंगे, उनको हटा दिया जाएगा, साहब देखो हमने बांग्लादेशी है, लेकिन वो दाव चला नहीं। और ये तो बना दिया है माहौल कि जो बांग्लादेशी हैं, मुसलमान हैं, वो सब बांग्लादेशी हैं, ज्यादातर बांग्लादेशी हैं। और चाहे बराक घाटी में आप देख लीजिए, सिलचर, कछार, करीमगंज इलाकों में देख लीजिए, वहां ये मुद्दा उठता रहा है। और वैसे बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा तो आप जानते हैं 4-5 दशक पुराना है। असम आंदोलन हो चुका है, प्रफुल्ल महंत की सरकार आंसू के बाद बन चुकी है, तो ये मुद्दा पुराना है। अब बीजेपी पुरानी शराब को नए बोतल में डाल के इसे अपने तरीके से केमिकल मिला के और मुझे लगता है इस मुद्दे को और भड़का रही है। और ये जो इविक्शन वाला मामला है, आज अचानक क्यों सूझी? पिछली सरकार में नहीं सूझी, ठीक है, सरकारी जमीन है, अतिक्रमण है, हटाया जाना चाहिए, लेकिन आप लाखों भारतीय नागरिकों को हटा के नदी में नहीं फेंक सकते। पुनर्वास की समुचित व्यवस्था होती है, देश के दूसरे राज्यों में भी अतिक्रमण हटाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उठाया और फेंक दिया। पुनर्वास की व्यवस्था होती है, बाकायदे उनको नोटिस दी जाती है, ऐसी जबरन कार्रवाई नहीं की जाती है। तो इसलिए असम में जो कुछ हो रहा है, ये मुझे लगता है हिमंत बिस्व शर्मा का एजेंडा है। और अभी ये साबित होना बाकी है कि वो मुसलमान घुसपैठी हैं। बीजेपी 5 वर्षों से सरकार में है, एक साबित करके दिखाया हो कहीं? उसने केवल डिटेंशन कैंप है, कभी कहा डिटेंशन कैंप नहीं है, संसद में मोदी कहते हैं, बाद में साबित होता है कि सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप वहाँ है, ग्वालपाड़ा में है। तो ये तमाम चीजें, दोहरी जो नीति है, दोहरा रवैया है, ये बार बार खुलासा होता रहा है, बावजूद इसके अपने एजेंडे पर जस की तस चल रही है। तीस्ता जी, अभी जो ओंकारेश्वर जी ने सवाल उठाया, ये मैं सोशल मीडिया पर भी बहुत देख रहा हूं। जैसे एक कमेंट मैं आपको सुनाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर नॉट इंडियंस। ये प्रिज्यूम कर लिया गया है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है वो भारतीय नहीं है, ये मान लिया गया है, जबकि ऐसी कोई जांच पड़ताल ये नहीं हुई है कि वो बांग्लादेशी है या भारतीय है। सेकेंड, दे अटैक्ड असम पुलिस। ये भी मान लिया कि उन्होंने असम पुलिस पर हमला किया था, इसलिए ये कार्रवाई जायज है, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। और तीसरा ये कि डोंट प्ले विक्टिम कार्ड, यानी ये लोग जो पीड़ित हैं, इनको पीड़ित मत मानिए आप, इनकी पीड़ितों की बात मत कीजिए आप। ये सब कुछ जायज था क्योंकि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। इस पूरे नैरेटिव को कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये जो नैरेटिव है वो पुराना नैरेटिव है। असम में उसमें घुसपैठिया और बांग्लादेशी मुसलमान का एक रूप दिया जाता है। गोधरा गुजरात में कुछ दूसरा नैरेटिव था। तो ये नैरेटिव पुराना है, वो होते रहता है जब भी इस तरह के कांड किए जाते हैं सरकारों के जरिए। मैं बस एक और बार दोहराना चाहती हूँ, और मैं जानबूझ के ये बात दोहरा रही हूँ क्योंकि ये मुद्दा बहुत अहम है, आप इसके ऊपर डिस्कशन रखवाइए। प्रोफेसर अब्दुल मनान जो गुवाहाटी में रहते हैं, स्टेटिस्टिक्स के प्रोफेसर है, जिन्होंने जब ये बॉर्डर फेंसिंग को लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही थी कि असम और बांग्लादेश के बीच में, तो वो कमेटी पे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं। उन्होंने एक किताब इमिग्रेशन को लेके लिखी है, छोटी सी किताब है, उसमें उन्होंने विश्लेषण किया है कि दलित समुदाय, राजवंशी, आदिवासी, मूल निवासी, मुसलमान, बंगाली मुसलमान, ये अलग अलग तबकों के पॉपुलेशन फिगर्स और उनके आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पे वो पढ़ने लायक है। मैं इतना ही दर्ज करूंगी, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी। कि आपकी बात को मैं एक और बात जोड़ दूं जो अप इंडिया में आया है कि मंदिर की भी जमीन हम क्लियर करवा, एक मंदिर की भी बात आ गई। जैसे आपने कहा कि मस्जिद को गिराया, कि मंदिर को भी ये जमीन पे पुनर्वसन की बात हो रही है कि मंदिर का भी शान अभी हम वापस लाएंगे। देखिए, मैं बहुत ही नम्रता से, क्योंकि मैं एक मानवाधिकार की कार्यकर्ता हूँ, दोहरा रही हूँ
कि ब्रह्मा कमेटी के रिपोर्ट पे हम सब उसको थोड़ा सा पढ़े, मूल निवासी आसाम के कौन हैं और कौन हो सकते हैं, संविधान इसके बारे में क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा सोचे, और साथ साथ जमीन की नीति जो 2019 में असेंबली में, क्योंकि उनकी बहुमत थी, वो पास की गई, मगर वो कंटेस्टेड है, अभी भी विपक्ष उसके खिलाफ है, जिससे कम से कम 130 लाख बांग्लादेशी हिंदू और मुसलमान, बांग्लादेश नहीं सॉरी बंगाली हिंदू और मुसलमान को अपने चार के जमीनों से निकाला देने वाले की जो साजिश रचाई जा रही है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बहुत ही संजीदगी से सोचे, क्योंकि ये अपने एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं, छोटे छोटे अपने उगाते हैं, खाते हैं, ये कोई बड़ी बड़ी समुदाय और बड़ी बड़ी संपत्ति वाले लोग नहीं हैं। ऐसे समुदाय के साथ अगर इस तरह की नीतियां चलाई जाएगी तो बहुत ही एक भयानक एक चेहरा हमारे सामने आ सकता है। और मैं तो कहती हूँ कि जिस सोशल मीडिया पे अगर ये बात कही जा सकती है कि इस तरह का मारना, इस तरह का एक नियरली डेड मरे हुए इंसान के ऊपर इस तरह कूदना ये वाजिब है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम हमारी परंपरा और हमारी लोकतांत्रिक परंपरा के बारे में कुछ सोचे और संवेदनशील पना के ऊपर थोड़ा सा सोचिए। इतना कहने के लिए काफी नहीं है कि हम इसको कंडेम करते हैं, मगर नहीं, अनकंडीशनली इसको कंडेम करना पड़ेगा। बाद में आपको जो जांच करना है, करवाना है, पॉपुलेशन के बारे में, जमीन के ओनरशिप के बारे में, वो अलग बात है, मगर अगर वहां पे चर की शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, आसाम में बाढ़ आता है, पूरे गांव के गांव खत्म होके दूसरी जगह गांव बस जाते हैं, वहां की हकीकत भी, जमीनी हकीकत ये भी है, ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करें। जी ओंकारेश्वर जी, आपने डेमोग्राफिक चेंजेस का प्रश्न उठाया है। हमें इसको क्या, ये सिर्फ कुछ जिलों में अगर आबादी बढ़ गई है तो इस आधार पर ये मान लेना ठीक होगा कि ये बांग्लादेशियों की वजह से ही बढ़ी है, या सारे मुसलमान ही बांग्लादेशी हैं? क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि 71 के बाद जो खेप आई है उसमें हिंदू बांग्लादेशी ज्यादा है, एक लंबी खेप आई है, क्योंकि वो पूरा जो वहां पर हुआ था उसके बाद हिंदुओं में भगदड़ मची है। तो ये एक हम लोगों के दिमाग में ये क्यों भर दिया गया है कि मुसलमानों को हमेशा शक के दायरे में रखा जाए, भले ही उनके पास पेपर हो, भले ही वो इंडियन सिटीजन हो, अपना प्रूफ कर चुके हो, इसके बावजूद वो शक के दायरे में रहेंगे कि नहीं तुम तो बांग्लादेशी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है। असम में बांग्लादेशियों का सवाल आज से नहीं चल रहा है। 1979 से 84 तक का जो 85 तक का जो असम आंदोलन है, वो असम आंदोलन आपने, हमने या भाजपा ने खड़ा नहीं किया, वो असम के लोगों ने खड़ा किया था, और वो बांग्लादेशियों के मुद्दे पर खड़ा हुआ था। IMDT एक्ट की स्थापना बीजेपी उस बांग्लादेशी में, सरकार ने नहीं ओंकारेश्वर जी, नहीं की। ओंकारेश्वर जी, उस बांग्लादेशी में हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उस बांग्लादेशी, उसमें मुसलमानों के खिलाफ अभियान नहीं था, वो आंदोलन नहीं था। इस मुद्दे पे राजनीति हुई है और राजनीति होती रही है। जो काम असम में कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को संरक्षण देके किया, वही कार्य बीजेपी हिंदुओं को संरक्षण देके कर रही है। ये तो स्पष्ट है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक ही नहीं है। उन्होंने IMDT एक्ट लगा के 20 साल तक IMDT इलीगल माइग्रेशन डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट असम में लागू रहा। ये कैसा एक्ट था कि जिसको सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ये एंटी नेशनल एक्ट है और इसको हटाया जाए? इस एंटी नेशनल एक्ट को वहां पर लागू करने वाला कौन था? और अगर एंटी नेशनल एक्ट नहीं था तो इसको चैलेंज क्यों नहीं किया गया? तो दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं हो रही है ये कोई नहीं कर सकता। आज ये जो लोग मौजूद हैं वहां पे, उनके पास चूंकि राशन कार्ड है, उनके पास चूंकि वैलिड डॉक्यूमेंट है जो संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक उनको असम का नागरिक बताते हैं, इसलिए आप या हम उसको असमिया के अलावा बाहरी नहीं कर सकते, बांग्लादेशी नहीं कर सकते। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये इतने मैसिव लेवल पे पॉपुलेशन कहां से कहां आ रहा है और कहां जा रहा है। जहां जैनुल अबिदीन जी ने सवाल उठाया कि ये बरपेटा, नौगांव और 3 जिलों से आए, मैं उन तीनों जिलों का आंकड़ा आपके सामने रख दे सकता हूं कि उन तीनों जिलों में इस पीरियड में पॉपुलेशन कम होने की बजाय उतना ही बढ़ा है जितना यहां बढ़ा है। तो फिर ये कहां से लोग आए? ये सवाल तो है ना कहीं से आ रहे हैं। अब ये हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, मैं उनके धार्मिक उस पे कलर पे नहीं जाना चाहता। कौन लोग हैं आ रहे हैं, ये सवाल असम के लोगों में भी सवाल है कि ये कहां से लोग आए हैं।
बोडो एरियाज में जी। बहुत सारे जो ट्राइबल एरियाज में हैं वहां भी जाके जी। बसे हैं। ओबेदीन कुछ कहना हिंदुस्तान के चाहते दूसरे राज्यों से भी आके है बसे जी। हैं। जी ओबेदीन। हाँ, देखिए वो बात तो अलग हो जाएगा। तो कुछ दिन पहले हमारा जो असम का असेंबली है, वो असेंबली में पद्म हजारिका एमएलए, सुतिया समष्टि का जो पद्म हजारिका एमएलए ने बताया जी। कि जो हमारा धौलपुर 1, 2, 3 और जो किराकरा बोलती है, वो वहाँ पे तो कोई सरकारी का कोई अनुष्ठान भी नहीं है। वो असेंबली में बोला, तो वहां से अध्यक्षों ने इतना एक जुटिया इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक ग्रुप भेज दिया उधर। देखिए हमारा जो इलाका है वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और क्या किराकरा एनसी, इसमें अपर प्राइमरी 4 स्कूल है और लोअर प्राइमरी है 44 स्कूल, और क्या है इस हायर सेकेंडरी भी एक है, अदर्स जितना मस्जिद मदरसा और बहुत है। तो पहले की सरकार ने बोला कि वहाँ पे तो कोई सरकारी को कोई अनुष्ठान नहीं है। तो यही से बात हमारा असम का जो धौलपुर किराकरा एनसी का जो बात है, सरकार ने तो जो बात बताई तो आप लोग तो समझते हैं क्या, जितना भी सरकारी का कोई अनुष्ठान है, इतना भी शिक्षक था उधर, टीचर है, लेकिन बोला कोई स्कूल तो उधर नहीं है। तो ये बात है। हमारा जो ऑडियंस है, हमारा जो पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए जो ज्यादा होगा हमारा जितना भी लोग हैं, माइनॉरिटी लोग हैं, वो पूरा से एजुकेटेड नहीं है, इसलिए हमारा थोड़ा ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा होगा। जी आपकी बात से मैं काफी हद तक सहमत भी हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश में यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा अनपढ़ और वैसे गरीब लोग हैं। और ये आबादी का फर्क डेवलप्ड और अनडेवलप्ड इलाकों में भी होता है। तो ये जितने मुस्लिम इलाके हैं वहां पर कोई विकास नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल्स नहीं है। और ये सारी स्टडी है, ये मैं अपने से बना के नहीं बोल रहा हूँ, इसके पूरे कारण मौजूद हैं, इसके डाटा मौजूद हैं। तो क्यों यूपी बिहार की पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ तो मुसलमान कहीं से नहीं आ रहे, वहां क्यों इतनी बढ़ रही है? इसकी वजह यह है जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की आबादी क्यों घट गई है। उनकी जो आबादी की रफ्तार है केवल 1.4 है, जो कि जिसको बोलते हैं कि 2.1 होगी तब वो अपनी आबादी को मेंटेन कर सकते हैं, वो कम है। दक्षिण के राज्यों में ये जो आबादी बढ़ने की दर है वो कम है। तो ये इसको भी समझना चाहिए, इसको सीधे सीधे मेरे ख्याल से बांग्लादेश से जोड़ देना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप इन चीजों में नहीं जाएंगे तब तक आप खुद भी गलत सोचेंगे और लोग भी गलत सोचने लगेंगे, क्योंकि आबादी का खेल बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है। आखिरी टिप्पणी तीसरी आपकी। और मैं वापस दोहराऊंगी कि क्योंकि आसाम का मामला पेचीदा है पॉपुलेशन को लेकर, और पेचीदा रहा है 30-40 सालों से, और हम लोगों ने भी कॉलेज में आसाम मूवमेंट को देखा है बहुत करीबी से। ऐसा नहीं कि हम भी थे वहां पे, हमने उसी वक्त से उसका जो चेहरा मोड़ जिस तरह जा रहा था, और पहला अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस जनसंहार हुआ है तो ये ही मूवमेंट को लेकर नेल्ली में 83 में हुआ। तो ये भी हम थोड़ा और उसमें संघ का रोल था, वाजपेयी साहब का रोल तो था। हम थोड़ा सा ये भी याद रखें, क्योंकि हम 84 को जरूर याद रखेंगे जहाँ पे सिखों को मारा गया था दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। मगर नेल्ली में फरवरी 18 तारीख को जो जनसंहार हुआ उसको तो हम याद भी नहीं करते। तो ये भी थोड़ा सा और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ये भी बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं क्योंकि आसाम का मामला थोड़ा पेचीदा है पॉपुलेशन को लेकर, और बांग्लादेशी घुसपैठिया इस तरह से बहुत गलत एडजेक्टिव्स यूज करके संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों के तरफ एक नफरत की तरफ से एक नजर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सफल भी हुए हैं। प्रोफेसर अब्दुल मन्नान की किताब इमिग्रेशन पे खास यही बात कहती है, मुकेश जी, जो आपने दोहराई कि आसाम के वो तबके जो सामाजिक और आर्थिक लेवल से गरीबी में है, जैसे जॉयनल जी ने कहा, और उन्होंने उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार से कंपैरिजन दिया है। तो हम थोड़ा सा इसको रैशनली बात करें, एक आंकड़ा वहां से निकाल के दूसरे आंकड़ा वहां पे निकाल के न बात करें, ये मेरी गुजारिश। अभी चर्चा को मैं यही खत्म करूंगा, वक्त खत्म हो गया है इसलिए। लेकिन
अवैधन, आप एक कोई टिप्पणी करना चाह रहे थे, आप हाथ उठा रहे थे, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखते फिर बंद। है देखिए, हम लोग तो बार बार बोला, क्या सरकार के बार बार बोला जे एक भी तो बांग्लादेशी है हमारा इलाका में, हम लोग यहाँ से उतार देंगे, ठीक है। आप लोग आ जाइए ना, हम लोग तो आपको साथ ही है। देखिए इतना भी लोग है तो बार बार बोला बांग्लादेशी बांग्लादेशी, हम लोग तो पूरा परिस्थिति है, रेडी है कि आ जाइए ना। देखिए एक भी बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी का तो कोई जमीन यहाँ से हम लोग नहीं दिया, हमारा तो जमीन तो नहीं बढ़ सका क्या, तो जमीन तो कम हो जा रही है। लेकिन इसलिए बार बार बोला बांग्लादेशी तो है, हम लोग तो इधर से निकाल देगा, आप लोग को प्रशासन से को हमारा लोगों को हेल्प कर दीजिए। कोई बात नहीं, ये तो बात है, ये तो बोली है जिसको हम बोली बोलते हैं, ये तो बात है हमारा असम का, जो बांग्लादेशी बांग्लादेशी ये तो कोई बात नहीं, वो तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट डॉक्यूमेंट है हमारा पास। आसाम में हिंदू का जितना भी डॉक्यूमेंट नहीं है हमारा पास भी हिंदू असम का जितना भी डॉक्यूमेंट नहीं है हमारा पास डॉक्यूमेंट है। ये मैं चैलेंज करता हूँ आप लोगों को समझ में, ये डॉक्यूमेंट हमारा पास है। लेकिन उस पे प्रश्न ये खड़ा कर दिया जाएगा कि आपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो मैनेज किए। ये इसको यहाँ पर ले जाते हैं कि आपने मैनेज कर लिया है, लाखों लोगों ने मैनेज कर लिए हैं और इसलिए आपके पास नागरिकता के प्रमाण पत्र हैं। बहरहाल ये तो बहस लंबी है और इसके बहुत सारे पेचीदा वो कोण हैं जिन पर हम फिर बाद में कभी बात करेंगे विस्तार के साथ। लेकिन फिलहाल ये जो घटना हुई है इसकी हम तीव्र शब्दों में निंदा करते हैं। ये बहुत भयानक है, ये बर्बरता है और ये हिंदुस्तान के माथे पर कलंक है। इस तरह की चीजें दोहराई नहीं जानी चाहिए। घटिया राजनीति के लिए, अपने स्वार्थों के लिए, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।